गुड मॉर्निंग। ओके, होमवर्क दिया था हम लोगों ने, उसको सॉल्व करते हैं। किया आपने होमवर्क? होमवर्क किया? पी का लोड लगा था नीचे, सेक्शन पे पूछ लोग बोल रहे हैं। तो पहले मैं सीडी के लिए सॉल्व करता हूं। तो सीडी के लिए ये इसको कट कर रहा है, 90 है। सीडी के लिए पी का लोड होगा टीएसएल। और अब तो हमें याद भी है ना कि जब भी टीएसएल आता है दो चीजें देता है, वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट और कांस्टेंट शियर फोर्स। तो ये देगा कांस्टेंट शियर फोर्स पी का और देगा वेरिएबल बेंडिंग मोमेंट mx बता सकते हैं, सी पे होगा पी इंटू सी डी। तो सी डी तो आसान था भैया। सी डी आसान था। आ जाते हैं बीसी पे। अब रिवाइज की हो गई तो अब तो थोड़ा जल्दी जल्दी कर सकते हैं। बीसी और लोड की लाइन पैरेलल है, अंदर जा रहा है, कंप्रेसिव है। तो ये पी का लोड बीसी के लिए होगा, पी का लोड बीसी के लिए होगा EACL, एसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव लोड। ठीक है। और आप भूल जाओ डीसी को, डीसी से अब क्या लेना देना। चाहो तो आप मिटा भी सकते हो, पर मैं मिटा नहीं। फिर यहां पे आप दो फोर्सेस लगा दो, P1 P2 अगर दिक्कत होती है तो वैसे तो हमें पता है ETSL आता है तो कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट देता है। इसे मैं बना भी देता हूं BC को। तो BC में देखो ये P2 और P ऐसे घुमाएगा, P ऊपर P2 नीचे ऐसे घुमाएगा। ऐसे घुमाने का मतलब है ये घुमाएगा P इंटू सी डी। और एक P1 का मतलब P का लोड बचेगा, मतलब देगा एक एक्सियल लोड P का और बेंडिंग मोमेंट देगा P इंटू सी डी का। कांस्टेंट होगा ये। तो ये दो मेंबर का सॉल्व हो गया, CD और BC का। अब आ जाते हैं AB पे। तो पहले यहां तक नोट कर लो, जगह नहीं बची, फिर बात करते हैं। यहां तक बताओ कितने लोगों का सही है, और कोई डाउट हो तो पूछो। बिल्कुल सही सोच रहा है। डायग्राम में भी दिखा दो या साइन लगा दो। कंप्रेसिव होगा। प्लस माइनस का ध्यान तब ज्यादा रखा जाता है जब हम स्ट्रेसेस बताएं, तो अभी ज्यादा उसको लेके परेशान मत हो, ठीक है। अभी तो सीखो। हाँ, और ई पॉइंट के लिए भी निकालते हैं।
1 मिनट और दे रहा हूं जो लोग लिख रहे हैं। ए बी पे आ जाओ भाई, इसे हटा देता हूं। ठीक है, ए बी के लिए आ जाइए। तो सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट और एक नई बात बताता हूं, सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट और एक नई बात बताता हूं, तब करना आसान होगा और आज के बाद यही फॉलो किया करो। तो देखिए P का लोड AB में तो लगा नहीं है, तो पहले इस P के लोड को AB में लगाओ, क्योंकि लोड P AB से दूर है ना यार। और लगाने का तरीका है P1 P2 लगाओ। लोड लगाने का तरीका है P1 P, लोड को AB में लगाने हैं अगर आपको तो P1 P2 लगा दो AB में। लेकिन दिक्कत ये AB में कहां लगा दो। तो सबसे पहले सोचो ये CD BC से कहां कनेक्टेड है। CD और BC C पॉइंट पे जुड़ रहे हैं, ऐसे ही BC और AB B पॉइंट पे जुड़ रहे हैं। तो यार कॉमन सेंस की बात है कि ये P का लोड यहां से शुरू होगा लगना, मतलब जो भी लोड लगेगा मतलब B पे सबसे ज्यादा इंपैक्ट आएगा, फिर लोड पूरी बीम में जाएगा ना, क्योंकि कनेक्शन तो B से ही है ना। बहुत बहुत सिंपल बात समझो आप कि भाई P1 P2 तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन लगाएं कहां। तो लगाना वहां है जहां पे जॉइंट लगा है, कभी गलती नहीं होगी। तो हमेशा जहां जॉइंट लगा है वहां P1 P2 लगाओ, मिस्टेक नहीं होगी। ठीक है, तो मैं पूरी बीम में कहां लगाऊं भाई, B से शुरुआत होगी बीम की और फिर पूरी बीम में जाएगा। तो सबसे पहले मैंने सोच समझ के P1 P2 B पे लगाना है। लगा कहीं भी सकते थे, लेकिन पूरी क्लियरिटी तभी आएगी जब P1 P2 B पे लगाओगे। और लोड नहीं देखा जाता है, लोड की लाइंस देखी जाती हैं। ये होगी लोड की लाइंस। फिर AB के लिए देखो, तो AB पे एक तो P1 बचेगा नीचे की ओर, P1 और कुछ नहीं P ही है। और जब आप P1 P2 लगाओगे तो P2 ऊपर, तो इसका नाम P1 रख देते हैं। ओके, तो P1 ऊपर बचा रहेगा, मतलब P बचा रहेगा, और P2 नीचे P ऊपर, P2 नीचे P ऊपर कपल बनाएगा ऐसा, P ऊपर P2 नीचे इस तरह से कपल बनाएगा। देख लो बेंडिंग कपल होगा, धनुष में बदलेगा। और वो बेंडिंग कपल होगा कितना, बेंडिंग कपल होगा P इंटू इनके बीच की दूरी, लोड के बीच की दूरी नहीं, लोड की लाइन की बीच की दूरी। तो लोड की लाइन आप बढ़ा सकते हो ना पूरी यहां तक, तो दोनों लोड की लाइन के बीच की दूरी है CD। ये लोडिंग लगेगी। पहले तो इतनी बात समझ गए कि नहीं, इतनी बात समझ गए कि नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर कॉन्सेप्ट। अच्छा, अगर P का नाम मुझे बताना है, P का नाम बताना है तो P AB को कट करेगा, P AB को कट करेगा
परपेंडिकुलर है तो TSL होगा, ठीक है। और बी पॉइंट पे ये दो लोड लगेंगे, पर मुझे बी पॉइंट के लिए नहीं पूछा है, ई के लिए पूछा है। बी पॉइंट के लिए नहीं पूछा है, ई पॉइंट के लिए पूछा है। तो मैं आ जाता हूं एट ई। ई पे क्या होगा, ई पे क्या होगा, तो जो बेंडिंग मोमेंट यहां लगा है इस पॉइंट के लिए आंसर करना है, इस पॉइंट के लिए आंसर करना है। ई पॉइंट पे क्या होगा वहां के लिए आंसर करना है। तो भैया जहां के लिए आंसर करना है वहां P1 P2 लगा दिया करो, स्टेप बाय स्टेप चलो। तो ई पॉइंट पे क्या होगा समझ जाएंगे आप। देखो ई पॉइंट पे क्या होगा, एक तो P1 अपवर्ड बचा रहेगा, एक तो P1 अपवर्ड बचा रहेगा ई पॉइंट पे, एक तो P1 अपवर्ड बचा रहेगा, दूसरा P2 डाउनवर्ड, P अपवर्ड, P2 डाउनवर्ड, P अपवर्ड, क्लॉकवाइज कपल आएगा, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज कपल आएगा, ये ऊपर ये नीचे ऐसे घुमाएगा, और मैग्नीट्यूड होगा P इंटू ये दूरी, P इंटू ये दूरी, और इस दूरी को हम लोग लिख सकते हैं EB, EB, P इंटू EB। लेकिन एक कपल पहले से ही लगा है B में, और जो B में लगा है कल मैंने बताया था वो पूरी बीम में लगा है, जो B में कपल लगा है वो पूरी बीम में लगा है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पे जो कपल होता है वो उसके राइट के सारे कपल का समेशन होता है। मतलब ये B पे जो कपल लगा है ये ऐसा नहीं कि केवल B पे लगा है, B के लेफ्ट के सब पॉइंटों में लगा है। तो एक कपल पहले से ही था और उसकी डायरेक्शन देखो क्लॉकवाइज थी, कितना P इंटू CD, मतलब दो बेंडिंग कपल आ गए, दो बेंडिंग कपल आ गए। मतलब ई पॉइंट पे क्या क्या है, एक तो P का ये लोड बचा, मतलब एट E फाइनली आंसर हुआ, ये तो शियर फोर्स है और बेंडिंग मोमेंट होगा, एक क्लॉक है एक एंटी क्लॉक है, दोनों आपस में सबट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। अब जो बड़ा होगा वो बचेगा, जैसे CD डिस्टेंस मुझे बड़ी दिख रही तो मैं आंसर कर देता हूं कि P इंटू CD माइनस P इंटू EB, मतलब ये बचेगा P CD माइनस EB। नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। मतलब अब लगभग कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर हैं। अब हम यहां से थोड़ा सा और आगे बढ़ सकते हैं, मतलब ये लोड वोड लगाना, लोड पहचानना सीख गए। देख लो भाई, कोई डाउट हो तो पूछो। और अब मुझे बताओ कितने लोगों ने इसे करेक्ट किया था। तो लोड को पहले जॉइंट पे शिफ्ट करो, कनेक्शन पे शिफ्ट करो, और फिर सारे पॉइंटों के लिए आंसर बता दो। जैसे उसने पूछा नहीं, लेकिन मुझसे पूछता कोई ए पे क्या होगा, एक पे लिए लोड क्या होगा, तो ए पे P1 P2 लगा दो, और ए पे P1 P2 लगा दोगे तो देखो एक तो शियर फोर्स बचेगा P का, एक कपल आएगा P इंटू इस डायरेक्शन में, जैसे ये आया था P इंटू EB की जगह P इंटू AB, और एक कपल तो पहले लगा है P इंटू CD। तो अगर मैं कहूं बेंडिंग मोमेंट आएगा A पे, अब इस बार AB बड़ा होगा तो ये P AB माइनस CD आएगा। हम सारे पॉइंटों, कोई भी पॉइंट को वहां के लिए बता सकते हैं। तरीका सीख गए, ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट था, आगे काम आएगा हमारे। एक कपल तो P की वजह से आएगा, ई पॉइंट
इन द क्रॉस सेक्शन इज द समेशन ऑफ ऑल एक्सियल लोड, जो जितने भी राइट में लगे हैं उन सबका जोड़ होता है। जैसे ये लगा है यहाँ बी पे, तो ये बी पे नहीं लगा है केवल, ये पूरी बीम में लगा है, मतलब यहां भी लगा है P इंटू सी डी, यहां भी P इंटू सी डी लगा है, P इंटू सी डी तो सब जगह लगा है, और एक कपल इस P की वजह से आएगा P इंटू ई बी, तो नेट बचेगा P2 लगाओगे तो इसके पहले की बातों को कैसे बताओगे आप? तो सबसे बेस्ट तरीका आपको मैंने सिखाया कि हमेशा P1 P2 को अगर किसी मेंबर में ले जाना है, 10 मेंबर जुड़े हैं आपस में, तो सबसे पहले जहां ज्वाइंट है भाई, लोड P का लोड इस वाली बीम में पहुंचेगा तो B पॉइंट पे सबसे पहले, तो B पे इफेक्ट निकाल लो, फिर इधर वाली बीम का तो इफेक्ट निकल ही आएगा। ये सही तरीका है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन दिया था मैंने आपको। एक नई चीज हमने सीखी कि 4-5 मेंबर अगर जोड़ दिए जाए एक दूसरे से, तो लोड को पहले ज्वाइंटों में शिफ्ट करके लाओ, और जब ज्वाइंट का लोड मिल जाता है तो पूरे मेंबर का लोड मिल जाता है, पूरी बीम का लोड मिल जाता है। गलती हुई तो इसको रिवाइज करना। अब बताओ फाइनली किसी को कोई डाउट, तो हम आगे बढ़े। मोमेंट का वैल्यू कितना है? P इंटू सी डी, और P की वजह से जो यहां मोमेंट आएगा वो आएगा P इंटू ई बी। अब देखो यहां बनाए तो हैं, तो नेट कितना बचेगा? P कॉमन ले लो, सी डी माइनस ई बी। भाई ये TSL है, और TSL भी आया है और बेंडिंग मोमेंट भी आया है, तो बेंडिंग मोमेंट पूरी बीम में बेंडिंग मोमेंट देगा, और TSL भी पूरी बीम में बेंडिंग मोमेंट देगा वेरिएबल वाला, और पूरी बीम में शियर फोर्स देगा। भाई रिवाइज नहीं करोगे तो गड़बड़ है, कल सब पढ़ा चुका हूं। ऑल ओके? यस, सब लोग बोल रहे हैं लगभग क्लियर है। क्लियर, वेरी गुड। के ओके, आई थिंक डन। ठीक है, नोट हो गया। स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस एंड बेंडिंग मोमेंट। अब हम जैसे कल हमने एक्सियल लोड से स्ट्रेसेस निकालते हैं, अब हम बेंडिंग स्ट्रेसेस निकालेंगे जो बेंडिंग कपल या बेंडिंग मोमेंट की वजह से आएंगी। ठीक है, कल बताया था आपको कि इसको डिनोट करते हैं सिग्मा बी से, कल वाले को सिग्मा ए लिखते हैं, बहुत ध्यान सुनना। फिर बेंडिंग मोमेंट की बात मैं आपको बताऊं, बेंडिंग मोमेंट की बात मैं ये बता रहा हूं कि वही स्टेटमेंट जो कल लिखा था आज भी लिखेंगे, बड़ा बड़ा करके स्टार लगा के, कि बेंडिंग मोमेंट एट एनी क्रॉस सेक्शन is the algebraic summation of all bending moment either right side of point or left side of point। एग्जाम्पल भी समझा दूं, जैसे एग्जाम्पल भी समझा दूं, जैसे यहां लगाया m, यहां लगाया 2m m, ठीक है। कुछ पॉइंट ले लेते हैं A B C D E। जैसे मुझसे कहेगा कि A का बेंडिंग मोमेंट बताओ, A पे कितना बेंडिंग मोमेंट है,
तो आप ए के राइट के सारे जोड़ दो। लेफ्ट में थोड़ा कठिन है, इधर रिएक्शन वगैरह निकालोगे, इधर साइड जोड़ दो। तो ए पे बेंडिंग मोमेंट एम है, ठीक है। बी पे बेंडिंग मोमेंट बताओ। तो बी पे बेंडिंग मोमेंट 2m लगा है, लेकिन आप ध्यान रखना किसी पॉइंट का बेंडिंग मोमेंट वो बेंडिंग मोमेंट नहीं होता है जो उस पॉइंट पे लगा है। उस पॉइंट पे जो लगा होता है वो प्लस उसके राइट के सारे जोड़ दो, मतलब सब जोड़ दो, ये सारे जोड़ दो। अब ये देखो, ये है एंटी क्लॉक, ये है क्लॉक, घट जाएगा। ये है क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, तो बी का भी बेंडिंग मोमेंट एम ही बचेगा, उल्टा बचेगा। तो एक को प्लस मान लो, एक को माइनस मान लो। खैर प्लस माइनस ज्यादा ध्यान मत दो, मैग्नीट्यूड पे ध्यान दो। अगर मैं सी का बेंडिंग मोमेंट बचाऊं तो देखो, ये एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक, ये तीनों जोड़ दो तो ये 3m माइनस एम, तो ये माइनस का 2m हो जाएगा। डी का बेंडिंग मोमेंट बचाओ, तो डी का बेंडिंग मोमेंट m नहीं है, राइट के सारे जोड़ दो। तो m 2m 3m से घट जाएगा, तो ये डी का बेंडिंग मोमेंट भी माइनस m है। ई का बेंडिंग मोमेंट राइट के सारे जोड़ दो, वो भी माइनस m बचेगा। मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, किसी पॉइंट पे जो मोमेंट होता है, किसी पॉइंट का जो लोड होता है, कल बताया था लोड के लिए वही मोमेंट के लिए वैलिड है, वही टॉर्क या ट्विस्टिंग कपल के लिए वैलिड होगा, जो अगला टॉपिक आएगा। अनुज कुमार ऐसा मान सकते हैं, लेकिन अभी चल रहा है बेसिक ही। बताओ भाई, आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? इस एग्जाम्पल से काफी क्लियरिटी आ गई होगी, अर्षित से तुम्हें भी आ गया होगा जो डाउट होगा। यही मैं उतनी देर से चिल्ला रहा था, तभी सब कंफ्यूज हो रहे थे, तो अब सब क्लियर है। जोड़ भी नहीं पा रहे हो, क्या है यार? मतलब जो लोग जोड़ नहीं पा रहे, कैसे एग्जाम निकलेगा बेटा? तो ये जोड़ना घटाना, तो देखो ये क्लॉक है, ये एंटी क्लॉक है, तो घटेंगे। ये भी एंटी क्लॉक है, तो इसके साथ जुड़ेगा, इससे घटेगा। ये तीनों जोड़ दो सी के। चलो क्लियर। चलो बेंडिंग स्ट्रेसेस को निकालते हैं। तो देखिए ध्यान से, तो पहले हम वर्टिकल बेंडिंग देख लेते हैं,
जो बीम में होती है ज्यादातर। All bending moment either right side of the point or left side of the point। ठीक है, वर्टिकल बेंडिंग को देखो, 3D में देख लो थोड़ा। ठीक है, एक मोमेंट लगाया और ध्यान सुनना, आप भूल जाओ सब। जैसे इसको बेंड करते हैं तो देखो इसकी शेप कैसी दिखाई देती है। इस तरह से। जस्ट लाइक दिस, बेंड होने के बाद ऐसे तो बेंड होगा। अब बहुत आराम से मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना, बहुत रिलैक्स होके। ठीक है, जल्दबाजी में नहीं, बहुत रिलैक्स होके मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपको। ठीक है, क्वेश्चन का आंसर ये देना है आपको कि क्या आप एक चीज फील कर पा रहे हैं, क्या आप एक चीज फील कर पा रहे हैं कि ये प्लेन रेड वाला मैं बना देता हूं, रेड वाला प्लेन में बना देता हूं। या चलो यहां बना देते हैं। ये मिड वाला प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां भी बना सकते हैं। थोड़ा 3D है, आप फील कर गए एक बार तो हो गया। यहां भी बना सकते हैं, ये मिड वाला प्लेन। ये मिड वाला प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। बन जाओ भाई। ये मिड वाला प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों ये मिड वाला प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट है? क्योंकि माय डियर, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को, इस मिड वाले पॉइंट के ऊपर जितना भी मेंबर होगा, जो हम इस तरह से बेंड कर रहे हैं, सोचो इन दो पॉइंटों के बारे में सोचो। इन दो पॉइंटों के बारे में सोचो। जब हम इसे बेंड करेंगे, और नीचे वाले पॉइंटों के बारे में सोचो। जब हम इसे बेंड करेंगे तो सोचो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को पुल करेंगे, खींचेंगे। कैन यू फील? ये दोनों पॉइंट इस तरह से स्ट्रेच होंगे और ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को दबाएंगे। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे को दबाएंगे। नहीं तो माय डियर इसे कट कर दो बीच से, इसे बीच से कट कर दो। देखो दिखाता हूं, इसे कट कर दो यहां से। यहां से कट करके दिखाया। एक्चुअली में ऐसा है, लेकिन इतना ज्यादा बेंड नहीं होता है,
इतना ज़्यादा अगर बेंड हुआ तो आपकी ये जो छत है ना वो नीचे आ गई होती है, अभी तक वो आंखों से दिखेगा भी नहीं, पर मैंने थोड़ा सा जूम करके दिखाया। तो इसे समझो या इसे समझो, बात एक ही, ठीक है। तो अगर हम किसी एक तरफ के मेंबर को समझें तो आप फील करके देखो, ये ऊपर वाले सारे पॉइंट खींचेंगे, पुल होंगे, और ये नीचे वाले सारे पॉइंट कंप्रेस होंगे। पहले तो इतनी बात समझ में आई। और कल मैंने एक चीज कही थी कि जो भी स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है उसे नॉर्मल कहते हैं। इसका मतलब ये भी लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के पैरेलल है। ये स्ट्रेस आई पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, इसका मतलब ये वाली स्ट्रेसेस भी नॉर्मल स्ट्रेस आई, जिसे हम सिग्मा लिखते हैं और बी लगा देते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस आई, हाँ ऊपर खिंचा टेंसाइल आई, नीचे दबा। अब तुम्हें इमेजिन करना है, फॉर्मूला तो मैं दे दूंगा, सोच के देखना आराम से। अब जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताऊं, सोचो ये दो पॉइंट जो मिड में होंगे, ये दो पॉइंट जो मिड में होंगे, ऊपर वाले खींचेंगे, नीचे वाले दबेंगे, मिड वाले में कुछ नहीं होगा। सोचो अगर आप इस तरह से बेंड करो तो ऊपर वाला पूरा फाइबर पुल होगा, नीचे वाला फाइबर प्रेस होगा, मिड में कुछ नहीं होगा। मतलब अगर मैं इस पॉइंट पे ये लाइन बनाऊं, क्योंकि पूरा प्लेन होगा ना ये तो अंदर तक, इस पे स्ट्रेस जीरो होगी। सोचो इस प्लेन से जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा खींचेंगे, और इस प्लेन के नीचे जितना जाओगे उतना ज्यादा प्रेस होंगे। मतलब मुझे एक आइडिया तो लग ही गया कि इसके नीचे आते आते स्ट्रेस, यहां से नीचे आते आते स्ट्रेस घटती जाएगी, और फिर और नीचे आते आते बढ़ती जाएगी। ऊपर टेंशन से जीरो स्ट्रेस होगी मिड में, और मिड में जीरो से फिर कंप्रेसिव स्ट्रेस बढ़ती जाएगी। अब यहाँ 3D को खराब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन सोच लो, मैं तो ये कहूंगा ऊपर सबसे ज्यादा, नीचे सबसे ज्यादा, मिड में जीरो, इस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ मैं खराब नहीं करना चाहता डायग्राम, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इसके नीचे वाले पॉइंटों में स्ट्रेस के ये एरो के मैग्नीट्यूड छोटे होंगे, इस पे जीरो होंगे, यहां भी मैग्नीट्यूड कम होंगे, और इस पे जीरो स्ट्रेस होगी। ये ऐसे बना दिया जाता है। और माय डियर, यही बेंडिंग स्ट्रेस की ऊपर मैक्सिमम वैल्यू होती टेंसाइल, यही बेंडिंग स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू होती है कंप्रेसिव। या प्लस माइनस भी लिख सकते हैं, या टी और सी लिख दो। और ये फॉर्मूला मैं आगे चल के ड्राइव करूंगा, पर अभी हम फॉर्मूला ड्राइव ना करके उसको लगाना सीख रहे हैं। फॉर्मूला होता है M/I बराबर सिग्मा बेंडिंग अपॉन वाई। M/I बराबर सिग्मा बेंडिंग अपॉन वाई। लोड डिवाइड बाई एरिया फॉर्मूला नहीं लगता यहाँ, लोड डिवाइड बाई एरिया ने तो कल लगता था। अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस की बात करूं तो My/I ये फॉर्मूला लगता है। अभी बताता हूं कौन सा टर्म क्या है, लेकिन मैं कुछ बातों को बताता हूं। M बेंडिंग मोमेंट एट दैट क्रॉस सेक्शन है, जो बेंडिंग मोमेंट होगा इस क्रॉस सेक्शन में। तो इस क्रॉस सेक्शन में कितना बेंडिंग मोमेंट है? M लगा है, तो वो तो पूरे में लगा है, यहां भी M लगा है। अच्छा, यहां मैं एक और M लगा दूं तो मैं कहूंगा इस जगह पर 2M लगा है, वो तो निकालना सीख ही चुके। तो M होता है बेंडिंग मोमेंट
बेंडिंग मोमेंट एट द क्रॉस सेक्शन वेयर पॉइंट लाइज। मतलब जिस पॉइंट की स्ट्रेस निकालनी है, जैसे मुझसे कोई कह देता ए पॉइंट की स्ट्रेस निकालो, तो मैं ए वाले सेक्शन का मान लो ये पॉइंट ये है, तो ए वाले क्रॉस सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट है वो पहले बताता। और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, उस पॉइंट के सारे राइट के बेंडिंग मोमेंट का समेशन। ठीक है। y क्या है, y है उस पॉइंट की दूरी इस मिड वाली प्लेन से। और पता है ये मिड वाले प्लेन को हम लोग न्यूट्रल प्लेन कहते हैं। मिड वाले प्लेन को हम लोग न्यूट्रल प्लेन कहते हैं। एक सेकेंड, ओके। इस मिड वाले प्लेन को हम लोग न्यूट्रल प्लेन कहते हैं। न्यूट्रल प्लेन कहते हैं, NEUTRAL। न्यूट्रल प्लेन कहते हैं। तो y है डिस्टेंस of point from neutral plane। ठीक है, मतलब जिस भी पॉइंट पे स्ट्रेस निकालनी है उसकी दूरी इस प्लेन से फिर समझो आप बात को। अगर हम बात करें कि न्यूट्रल प्लेन तो पूरा एक प्लेन होता है, न्यूट्रल प्लेन तो एक पूरा प्लेन होता है, लेकिन अगर साइड से देखोगे, इधर से देखोगे तो प्लेन नहीं, एक लाइन दिखती है, उसे कहते हैं हम न्यूट्रल एक्सिस। मतलब प्लेन का जो हिस्सा किसी एक व्यू से दिखेगा उसे न्यूट्रल एक्सिस बोल देंगे। भाई अगर आप सामने से देखोगे तो 3D थोड़ी ना दिखेगा, आपको बस ये लाइन दिखेगी, तो मैं कहूंगा वो न्यूट्रल एक्सिस है। इधर से देखोगे तो भी ये लाइन दिखेगी, मैं कहूंगा न्यूट्रल एक्सिस। मतलब न्यूट्रल प्लेन का जो हिस्सा दिखेगा उसे न्यूट्रल एक्सिस बोल देंगे। भाई 3D थोड़ा ना दिखता है। फिलहाल आई क्या है, आई है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन वेयर पॉइंट लाइज। मतलब जिस जगह पे पॉइंट लाई कर रहा है उस जगह का आई, उसका नाम होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया। पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, चिंता मत करो, पर वो आगे पढ़ेंगे। अभी तो हम फॉर्मूला लगाना सीख रहे हैं। लगाना आ जाए, ड्राइव तो सब बाद में कर ही लेंगे। पहले यहां तक नोट करो और कोई डाउट हो तो पूछो। प्रवीण लेफ्ट करके अगर बताओगे तो पहले रिएक्शन निकालो। जानबूझ के कठिन रास्ता क्यों चुनेंगे? अच्छा, लीनियर वेरिएशन है। देखो, बेंडिंग स्ट्रेस m कांस्टेंट होगा, i भी कांस्टेंट होगा, y वेरिएबल होगा। तो y ऊपर जाने पे बढ़ेगा, नीचे जाने पे बढ़ेगा। मतलब ये वेरिएशन कैसा है? लीनियर वेरिएशन।
मोहित अभी बहुत बार आएगा, चिंता मत करो। अभी क्वेश्चन लगाएंगे तब ये वाई क्लियर होगा। और बताओ, और सब चीजें क्लियर हो गई? बताओ मोहित, वाई कैसे लेते हैं वो तो अभी क्वेश्चन में लगाएंगे ही हम लोग, लेकिन बाकी चीजें बताओ क्लियर हैं? आई क्या होता है उस पे आएंगे। अभी आई का नाम ही तो बताया, आई के बारे में कुछ बताया थोड़ी ना। आई क्या होता है ये कुछ नहीं मैंने बताया, बस ये मानो कि एरिया का आई लेना है। बाकी ये बताओ, कंप्रेशन, टेंशन, वेरिएशन ये समझ में आ गया सब? प्लेन प्लेन समझ गए? लिख डालो जल्दी से, जैसे नोट हो जाए मुझे बताओ। नोट हो गया? नोटेड। तो आई होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन वेयर द पॉइंट लाइज अबाउट नोटेड। तो आई होता है सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया ऑफ प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन वेयर द पॉइंट
where the point lies about neutral axis, about neutral axis। अब I क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ठीक है, जानते हैं डिटेल में, तो इसका पूरा चैप्टर पढ़ाऊंगा, मोमेंट ऑफ एरिया और CG का, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, 2 घंटे का चैप्टर होगा। फिलहाल अब जानते हैं I के बारे में। I होता है y स्क्वायर dA का इंटीग्रल, y स्क्वायर dA का इंटीग्रल। इसको प्रूव करेंगे हम आगे चल के, ठीक है। अब जैसे ये है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसे ये है प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, और इसको इंटीग्रेट करके y स्क्वायर dA निकालेंगे। dA का मतलब है एरिया, ठीक है, आगे निकालेंगे, अभी नहीं निकाल रहे कुछ। और ये रही इसकी न्यूट्रल एक्सिस, ऐसे लिख दिया करेंगे NA, न्यूट्रल एक्सिस। ये रहा विड्थ, ये रहा डायमीटर। तो अगर मुझे I निकालना है अबाउट न्यूट्रल एक्सिस, तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे, अगर रेक्टेंगल है तो न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकालना है तो एक फॉर्मूला याद रखेंगे कि ये न्यूट्रल एक्सिस जिसके पैरेलल होती है, किसके पैरेलल है, बी के, तो ऐसे रट लो, उसका क्यूब नहीं करते हैं, BD क्यूब बाई 12, उसका क्यूब नहीं करते हैं, BD क्यूब बाई 12। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूं कि भाई ये है न्यूट्रल एक्सिस, तो न्यूट्रल एक्सिस, अब मुझसे कोई कह दे INA बताओ, तो अब हो जाएगा DB क्यूब बाई 12, DB क्यूब बाई 12। मतलब न्यूट्रल एक्स, अरे न्यूट्रल एक्सिस तो सिखाया है ना, न्यूट्रल प्लेन को जिस साइड से देखोगे वो प्लेन नहीं, एक लाइन दिखाई देगा। अब BD क्यूब बाई 12 लेना है या DB क्यूब बाई 12 लेना है, वो देख लेना एक्सिस किसके पैरेलल है, ठीक है, रेक्टेंगल में। अच्छा रेक्टेंगल का बता दिया, तो स्क्वायर में तो सेम ही होगा, स्क्वायर में दोनों AA होंगी, ठीक है। तो अभी के लिए 3 याद रखो, और एक सर्कुलर में, अब सर्कुलर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, चाहे यहां से लो चाहे यहां से लो, क्योंकि इसमें दोनों तो बराबर ही होंगी, तो चाहे XX लो चाहे YY लो। सर्कल में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि IXX IYY बराबर होंगे। ये फॉर्मूले रटने पड़ेंगे बेटा, याद करती है पूरी दुनिया, याद करती है, मैंने भी किए। तो ये होता है पाई बाई 64 D पावर 4, डायमीटर है जहां D। 3 का भी याद रखो, बाकी ट्राइंगल और अदर शेप जो होती हैं वो सब आगे आएंगी। ये फॉर्मूला लगा देना है बस। ये प्रूव कैसे हुआ है, y स्क्वायर DA को इंटीग्रेट करने से, और इंटीग्रेशन से तो मैं जानता ही हूं कि आप लोगों को बहुत डर लगता होगा, पर क्या करें, आगे चल के करना पड़ेगा। पर वो हमारा डिफरेंट चैप्टर होगा, वो जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, पर अभी तो हमने याद करना है। तो एग्जाम में प्रूव थोड़ा ना करेंगे, एग्जाम में तो फॉर्मूला लगाएंगे ना, तब ना आंसर आएंगे, तब ना नंबर मिलेंगे। प्रूफ वाला चैप्टर आगे आएगा। प्रिंस वो लिखा जाएगा ट्विस्टिंग में। बताओ यहां तक क्लियर है सबको? अभी चिंता मत करो, क्वेश्चंस लगाएंगे ना तब क्लियरिटी आएगी। अभी जितना बता रहा हूं वो समझ में आ गया कि नहीं? ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी दिमाग लगाना जब क्वेश्चन करेंगे।
अभी तो थ्योरी पढ़ रहा है। भैया आई एक्स एक्स और आई वाई वाई, अगर ये न्यूट्रल एक्सिस होगी तो आई एक्स एक्स और आई वाई वाई और कुछ नहीं, न्यूट्रल एक्सिस ही तो हैं। जैसे इसे हम मान लो वाई वाई मान लें, वाई एक्सिस मान लें, तो ये आई एन ए जो है इसी को हम लोग आई वाई वाई लिख सकते हैं। जैसे इसे एक्स एक्सिस मान लें तो ये न्यूट्रल एक्सिस को आई एक्स एक्स लिख सकते हैं। कोई नई बात थोड़ी ना है। चलो 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 कोई बात नहीं, और देख लो और समझो। जैसे हॉरिजॉन्टल बेंडिंग को भी देख लो तो और क्लियर होगा। बहुत ध्यान से देखना भाई। हॉरिजॉन्टल बेंडिंग को देख लो, ऐसे बेंड कर दिया भाई हॉरिजॉन्टली। तो अगर हॉरिजॉन्टली बेंड कर दिया तो देखो ये कैसे देखेगा हमें। हॉरिजॉन्टली अगर बेंड किया तो देखो ऐसे बेंड होगा। ठीक है, ऐसे बेंड होगा। बहुत बहुत आराम से रिलैक्स होके सोचो सोचो सोचो। मैं एक प्लेन बनाता हूं, यहां भी बनाता हूं, यहां भी बनाता हूं, और वो प्लेन अब ये होगा। तो प्लेन अब ऐसा होगा, यहां भी बना सकते हैं। ये होगा न्यूट्रल प्लेन। तुम एक्सपर्ट हो यार, चिंता मत करो। जैसे मैं आपसे कहूं कि सर मुझे कुछ पॉइंटों के बारे में आप बताइए, अगर मैं ऐसे बेंड कर रहा हूं तो सोच के देखिए, ये दोनों पॉइंट, उधर वाले दोनों पॉइंट, जब ऐसे बेंड करोगे, इस तरह से बेंड करोगे, तो ये देखो ये पुल होंगे, ये कंप्रेस होंगे। कट कट करके देख लो ना यार, ऐसे काट दो, काट दो उसको। देखो ये दिखेगा न्यूट्रल प्लेन का हिस्सा, तो इसे बोलेंगे न्यूट्रल एक्सिस। देख लो आप आराम से, उधर वाले सारे टेंस हो रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस आएंगे, इधर वाले सारे कंप्रेस हो रहे हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेस आएंगे। मिड में जीरो स्ट्रेस आएंगे, घटती हुई आएंगे। मैं डायग्राम खराब नहीं करता हूं, तुम देख लो स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन अब
ऊपर नीचे नहीं, ऐसे ऐसे होगा। लेकिन देखो जो स्ट्रेस आएंगी ना, ये भी नॉर्मल स्ट्रेस है। पैरेलल तो है ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के, इसलिए हमने फिर से सिग्मा बेंडिंग लिखा। पर वेरिएशन ऐसे ऐसे नहीं होगा, ऐसे ऐसे होगा, हॉरिजॉन्टली होगा, लीनियर होगा। तो कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन में यहां कंप्रेसिव, यहां टेंसाइल। यहां भी फॉर्मूला वही रखेगा, m/i सिग्मा b अपॉन y। पर यहां भी i जो लेंगे, अब i का फर्क आएगा केवल। उस बार i इस एक्सिस पे लिया था, याद करो, देख लो डायग्राम। अब इस वाले पे लेंगे। जैसे जैसे मैं बताऊं आपको, बता दूं, थोड़ी सी क्लियरिटी लाऊं। जैसे मान लो ये है d, ये है b, तो इस बार का जो INA होगा ना, वो dv³/12 होगा। पुराना वाला मैं लिख नहीं पाया, लेकिन अब तुम देख लो, वो bd³/12 होगा। बताओ यहां तक क्लियरिटी आई कि नहीं आई? यहां भी वेरिएशन लीनियर होगा, यहां भी बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, टेंसाइल होगी। इस तरफ बेंडिंग स्ट्रेस मैक्सिमम होगी, कंप्रेसिव होगी। नोट करो, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। वर्टिकल भी पढ़ा दिया, हॉरिजॉन्टल भी पढ़ा दिया। क्वेश्चन और लगा लेते हैं 4-5, पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। भाई बहुत सिंपल। अगर आप इस तरह से बेंड करें, इस तरह से ऐसे, तो सोचो जो इधर वाले हैं वो कंप्रेस होंगे। जैसे ये दोनों पॉइंट के बारे में सोचो, ये दबेंगे, ये दो नहीं, नीचे वाले भी, ये पूरा लाइन में हर पॉइंट दबेगा, तो ये सारे दबेंगे, और उस तरफ वाले खींचेंगे। अब बेंडिंग ऐसे हो रही है ना यार, इस तरह से हो रही है। तो जब इस तरह से बेंड कराओगे तो उधर वाला सारा टेंस, इधर वाला सारा कंप्रेस। पिछली बार वर्टिकल कराए थे, तो उधर की ओर टेंसाइल, इधर की ओर कंप्रेसिव। ऐसे ऐसे वेरिएशन होगा। क्लियर मिश्रा जी? 1 मिनट और दिया भाई, जल्दी से लिखो, और कोई डाउट हो तो पूछो। फिर क्वेश्चन लगाओ, तब ज्यादा क्लियरिटी आएगी यार, परेशान मत हो। ऑल ओके? चलो
अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं तब क्लियरिटी आएगी। चलो अब कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं।